स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने ऑर्गेनिक का एनएमआर चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसे हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस भी बोलते हैं। और आपसे पिछले उसमें क्वेश्चन किया गया था कि फ्लिपिंग जो होती है न्यूक्लियस की, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं। ये जो फ्लिपिंग होती है ना न्यूक्लियस की, इसको सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं यही लिखवाऊंगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ना है, सिग्नल एंड देयर टाइप्स पढ़ना है। तो आपके न्यूक्लियस की, और आप क्या कह सकते हो, प्रोटॉन्स, और हमने कल किन की बात करी थी, जो आपके एच थे, ठीक है, उनकी बात करी थी। प्रोटॉन्स भी बोल सकते हैं आप, ये बोल लो या ये बोल दो, जो आपकी मर्जी है वो आप बोल सकते हो। तो ये जब क्या होते हैं, फ्लिप होते हैं। और फ्लिपिंग इनके किन की वजह से होती है, फ्लिपिंग होती है जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। ये जब हम किसी प्रोटॉन को, न्यूक्लियस को दे देते हैं, तो ये क्या करता है, इसे एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके ऊपर क्या कंडीशन होती है कि कोई आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगी होती है, उसको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसको क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, और इसको क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, उसकी स्ट्रेंथ को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो जैसे ही इसकी फ्रीक्वेंसी इस प्रोटॉन से आपकी मैच होएगी, तभी क्या होएगा, जो आपने रेडिएशन दी थी, ये जो रेडिएशन आपने दी थी रेडियो फ्रीक्वेंसी की, ये न्यूक्लियस या फिर प्रोटॉन क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसे क्या बोलते हैं, फ्लिपिंग। जैसे ही आपका न्यूक्लियस या प्रोटॉन फ्लिप होएगा, तो वो हमें स्पेक्ट्रोमीटर पर नजर आ जाएगा, ठीक है, वो हमें स्पेक्ट्रोमीटर पर नजर आ जाएगा। और जो स्पेक्ट्रोमीटर पर फ्लिपिंग हमें नजर आएगी, वो किस तरह की होगी, इस तरह की कुछ होगी, जिसे हम सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिग्नल हो गया, जो आपको मैंने अभी समझाया है। हमने जो इसमें आगे पढ़ना है, ठीक है, ये तो सिग्नल की बात होगी। हमने जो पढ़ना है, नंबर ऑफ सिग्नल पढ़ना है। हम कैसे देख सकते हैं, या उसके टाइप्स भी बोल सकते हैं। तो टाइप्स में आपकी आगे कौन कौन सी आती हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आप सबसे पहले क्या देखना स्टार्ट करोगे, नंबर ऑफ सिग्नल, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्नल के साथ आपको क्या देखना है, कि वो जो आपके सिग्नल आई हैं, वो इक्विवेलेंट है या आपके नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है, ठीक है। तो ये चलिए अब हम देखते हैं। जैसे कि हमें एक मॉलिक्यूल कोई दे दे, और उसमें जो प्रोटॉन्स हैं वो उसके पास क्या हो, डिफरेंट एनवायरनमेंट हो, तो जो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, वो जो एब्जॉर्ब करेगा रेडियो फ्रीक्वेंसी, वो क्या करेगा, आपका डिफरेंट अप्लाइड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पर एब्जॉर्ब करेगा। और आपका जिनका एनवायरनमेंट आइडेंटिकल होगा, जिन प्रोटॉन्स का एनवायरनमेंट आपका आइडेंटिकल होगा, वो सेम फील्ड स्ट्रेंथ पर एब्जॉर्ब करेंगे। अब देखिए, इसका एग्जांपल आपको लेकर बताती हूँ मैं कि किस तरह से होगा। मान लो आपके पास मैं H1, H2, H3 तीन यहाँ पर प्रोटॉन ले रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर कह दिया कि इनका इन्वायरमेंट क्या है, सेम है। यहाँ पर ले रही हूँ मैं H1, H2, H3 अगेन से, तो ये आपके तीनों का इन्वायरमेंट मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ, डिफरेंट है आपका। तो ये मैंने ले लिया एक मॉलिक्यूल में। चलो इसको 4, 5, 6 कर लो, चाहे जो आपका जैसे आपको ठीक लगता हो। तो इन प्रोटॉन्स पे यहाँ से मान लो क्या पड़ रही है, आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी पड़ रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी की रीजन वाली। ये हम किस पे डाल रहे हैं, प्रोटॉन्स पर डाल रहे हैं। ये हमारे क्या है, ये प्रोटॉन्स है, और इसके पास हमने क्या लगा रखी है, यहाँ पर एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आपकी लगा रखी है। तो जो इसकी स्ट्रेंथ है,
इस पर डिपेंड करता है कि आपका सिग्नल कैसा आएगा। अब देखो, अगर आपका जो इन्वायरमेंट है प्रोटॉन्स का, एग्जाम्पल लेकर, वैसे जो प्रॉपर एग्जाम्पल होते हैं ना वो बाद में लेकर बताऊंगी, बट एक जनरल आइडिया दे रही हूँ आपको कि अगर आपको कह दिया गया कि जो इन्वायरमेंट है वो सेम है H1 H2 H3 प्रोटॉन्स का, तो आप क्या करोगे कि जैसे ही आप इसको, ये क्या है, ये हमने बोला है कि ये चेंज होती रहती है, और ये हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, रेडियो फ्रिक्वेंसी की, ये क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये जैसे जैसे हम चेंज करेंगे और ये यहाँ पर जो आपकी इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो इससे मैच करेगी, प्रोटॉन की उससे मैच करेगी, वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, जो प्रोटॉन है या फिर आपका न्यूक्लियस है, ये क्या हो जाएगा, आपका फ्लिप हो जाएगा। तो अगर सबका इन्वायरमेंट सेम है, तीनों प्रोटॉन्स का, तीनों न्यूक्लियस का इन्वायरमेंट सेम है, तो हमें क्या पता लगता है कि आपके H1 H2 H3 सबके सब क्या देते हैं, सेम सिग्नल देते हैं। ये यहां पर बात कही गई है, ठीक है। यानी ये क्या है, आपस में सारे के सारे प्रोटॉन्स आपके आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, इक्विवेलेंट। ये है आपका इक्विवेलेंट का केस। अब देखो दूसरा केस देखते हैं इसका। दूसरे केस में क्या कहा गया है कि अगर हमारे पास 3 प्रोटॉन ले लिए, आपके प्रोटॉन कितने भी हो सकते हैं आपके, ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे कि H4 H5 H6 ले लिया, और इनका इन्वायरमेंट हमने क्या ले लिया है, आपका डिफरेंट ले लिया है। तो डिफरेंट इन्वायरमेंट में हमने क्या किया, वही सेम काम करवाओ। क्या करवाओगे आप, रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास करवाओगे, प्रोटॉन से पास करवाओगे, तो इसके पास यहाँ पर दूसरी साइड में क्या होगा आपका, मतलब एक उसमें क्या लगा होएगा, हम जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उसको अप्लाई कर देंगे, और इस मैग्नेटिक जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है अप्लाइड वाली, इसको क्या करते हैं, हम चेंज करते रहते हैं, तब तक चेंज करते रहते हैं जब तक ये इसकी फ्रिक्वेंसी को मैच ना कर जाए और ये आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसीज को एब्जॉर्ब ना कर ले, ठीक है। तो ये इनको अलाइनमेंट में लाने के लिए है। तो जैसे ही ये क्या होगा, ये यहाँ से आपके स्ट्रेंथ को चेंज करते जाएंगे। अब यहाँ पर बोल दिया कि इन्वायरमेंट सबका दूसरा है, H4 का भी दूसरा है, H5 का भी दूसरा है, H6 का भी दूसरा है। तो हमें यहाँ से क्या पता लगेगा, ये करेंगे क्या, बिहेव बता रही हूँ कि ये कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप ये चेंज करोगे, ये मान लो आपने 20 मेगाहर्ट्ज ले लिए मैंने, ठीक है। ये क्या कर रहा है, फ्लिप जो है 20 मेगाहर्ट्ज पे कर रहा है, ठीक है। और ये क्या करे, क्योंकि हमने इन्वायरमेंट क्या कहते हैं, डिफरेंट दे दिया कि एक दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ तो सेम थे बट यहाँ पर डिफरेंट है, तो डिफरेंट का मतलब क्या होगा, ये जब हम इसको चेंज करेंगे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये अलग अलग स्ट्रेंथ पर, अलग अलग उस पर अपना सिग्नल देंगे, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे से लगे, मान लो इसने 30 पे दे दिया, मान लो इसने 40 पे दे दिया सिग्नल, ठीक है। तो इनके डिफरेंट इन्वायरमेंट होने की वजह से ये डिफरेंट सिग्नल देंगे। यानी हमें क्या पता लगा कि स्पेक्ट्रोमीटर में जब आपके ये सिग्नल आए तीनों के तीनों, ठीक है, क्या है आपका, मान लो 20 आया, 30 पे आया, फिर आपको 40 पे आया, तो यहाँ से हमें पता लगता है कि ये जो आपके प्रोटॉन्स हैं H4 H5 H6, ये सारे के सारे क्या है, आपके नॉन इक्विवेलेंट। नॉन इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, जिनका इन्वायरमेंट अलग होता है। अब मान लो कि इनका इन्वायरमेंट एक जैसा होता है, तो ये सारे एक ही पर एब्जॉर्ब करते, जैसे कि मान लो ये सारे के सारे 20 पे करते, या फिर ये 30 पे करते, या ये सब के सब 40 पे करते हैं एब्जॉर्ब, और अपना फ्लिप कर जाते, ठीक है, फ्लिप कर जाते, तो ये क्या हो जाते, फिर आपस में इक्विवेलेंट हो जाते। बट यहाँ पर केस किसका लेकर चल रहा है, नॉन इक्विवेलेंट का चल रहा है, और इक्विवेलेंट का केस ये है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, जैसे ही आपने स्ट्रेंथ चेंज करी, तो एक ऐसी वो वाली आपकी स्टेज आ गई कि मान लो कि 45 आ गई, ठीक है। 45 पे जैसे ही आपने ये यहाँ पर अपनी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी, मान लो इस नंबर तक लेकर आए, तो ये इनकी मैचिंग फ्रिक्वेंसी है। तो ये क्या करेंगे, इस पर सारे के सारे अपना फ्लिप कर जाएंगे, ठीक है। फ्लिप कर गए तो क्या आ जाएगा, हमारे पास एक सिग्नल आ जाएगा। बट यहाँ पर इक्विवेलेंट तो है ही नहीं कि सारे के सारे अलग उस पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा,
ये अलग आएगा सिग्नल, ये अलग आएगा और ये अलग आएगा। ये इस तरीके से आपको नंबर ऑफ सिग्नल अगर बताने हो तो आप ऐसे बता सकते हो। जिनका एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा उनके अलग अलग सिग्नल आएंगे, जिनका एनवायरनमेंट सेम होगा उनका एक सिंगल आपका सिग्नल आएगा। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए सारे के सारे। आगे आपका सारा इन्हीं पर बेस्ड काम होगा। तो मान लो एक सेट ऑफ प्रोटॉन्स है जिनके पास आइडेंटिकल इन्वायरमेंट है, तो उन्हें इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स बोलेंगे और सारे के सारे क्या देंगे, वन सिग्नल। और अगर आपके पास एक सेट ऑफ प्रोटॉन्स है और उनका जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स बोलेंगे। और वो क्या देंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ सिग्नल देंगे। जितने डिफरेंट काइंड उनका इन्वायरमेंट होगा उतना ही डिफरेंट वो सिग्नल देते रहेंगे। तो ये जो हमारे पास सिग्नल आते हैं ना, ये वाले जो सिग्नल है हमारे पास, ये हमें बताते क्या है, जो हमारे सिग्नल आते हैं ये हमें बताते हैं कि हमारे पास कितने काइंड के प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल में। बेटा आपको ये होमवर्क दिया जाएगा बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स का निकालने के लिए, तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझ लेना लेक्चर को। अब हमने पढ़ना है प्रिडिक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटॉन्स। तो इस थ्योरी को हमने एनालाइज करने के लिए क्या किया, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटॉन्स लिए एक मॉलिक्यूल के। अगर हम इन जनरल बात करते हैं तो जो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं वही केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स भी होते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये मैं लिख देती हूँ आपकी, कि जो आपके मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। अब जो इक्विवेलेंस है प्रोटॉन्स का, उन्हें हम कैसे जज कर सकते हैं, आइसोमर मेथड के, आइसोमर नंबर मेथड के से भी हम इजीली जज कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल लेंगे और उसमें आपके जो H होंगे, जो प्रोटॉन्स होंगे, उनमें से एक प्रोटॉन को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे Z एटम से, और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, जज करेंगे सेम प्रोडक्ट को एनेंशियोमरिक टॉपिक्स में, एनेंशियोमरिक प्रोडक्ट्स में, और आपके जैसे डायस्टीरियोमर्स हो गए स्टीरियोकेमिकली करेंगे मतलब उसको। तो देखिए इसमें सबसे पहले अगर आपका मैं एक एग्जांपल लेती हूँ तो किसका आ रहा है आपका एग्जांपल, यहाँ मैं ले रही हूँ इथाइल क्लोराइड का। दिस इज CH3CH2Cl। तो अब देखो इसका आपका हम जो सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इसमें हम जो आपका सब्स्टिट्यूशन है वो किसका कर रहे हैं, यहाँ पर Me आपका क्या होगा, मिथाइल होगा, मिथाइल प्रोटॉन्स बाय Z। तो बस Z से सब्स्टिट्यूशन करना है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये रहा आपका मिथाइल, यहाँ पर इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो किससे, Z से, CH2Cl, ये आ गया आपके पास। और हम सेकंड मेथड क्या कर सकते हैं कि हम क्या करें, सब्स्टिट्यूशन करें आपके मिथाइलिन का। यहाँ पर तो हमने किसकी बात करी थी, मिथाइल प्रोटॉन की बात करी थी आपकी, ठीक है, और यहाँ पर किसकी कर रहे हैं, मिथाइलिन प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। वो हमने किससे रिप्लेस कर दिया, Z से कर दिया, तो वो क्या आएगा, CH3CHZCl। तो जो आपका प्रोडक्ट है, आपके ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं ये आपस में सिमिलर नहीं है, ठीक है, ये डिफरेंट है आपके। तो ये आपके इक्विवेलेंट नहीं है आपस में, जो हमने यहाँ पर आपको यहाँ पर आपके डिफाइन किए हैं। तो चलो अब इसको करते हैं। 3 मिथाइल प्रोटॉन्स जो है वो आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। अगर आप इस वाले को देखो तो इस वाले को खोल कर देखो आप, कैसे आएगा ये, इस तरीके से। तो आपको यहाँ से क्या पता लग रहा है कि मान लो मॉलिक्यूल आपका इथाइलिन है, तो 2 आपके ये है, तो इसको हाफ में डिवाइड कर लो, ठीक है। अब क्या करोगे कि ये वाले जो तीनों प्रोटॉन है, ये क्या है, सेम इन्वायरमेंट में है, ये क्या है आपके सेम इन्वायरमेंट में। तो
तो ये क्या होंगे आपके, ये जो 3 मिथाइल प्रोटॉन्स हैं ये आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, तो इन ऐसे प्रोटॉन्स को क्या बोलते हैं, होमोटॉपिक बोलते हैं। दीज आर होमोटॉपिक प्रोटॉन्स। तो रिप्लेसमेंट तो हमने कर दी इनकी, तो अब हमारे पास क्या आएगा वो देखो, आपका आएगा CH3 CH, ये अब हम रिप्लेसमेंट करते हैं तो देखो मिथाइलिन वाले की बात कर रहे हैं अभी, ये इसमें तो किसी को भी चेंज कर लो आप, क्या आएगा, होमोटॉपिक ही आएगा आपका। अब यहाँ पर हम इसको चेंज कर रहे हैं ये, या फिर ये किस तरीके से चेंज हो सकता है, ये भी हो सकता है चेंज आपका, ये भी हो सकता है। तो हम अभी जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं मिथाइलिन का वो ये वाले का कर रहे हैं, तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, मानते हो, ये जो पेयर्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, अनएंशोटॉपिक प्रोटॉन्स बोलते हैं, अनएंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स। बेटा आज के लिए आपकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट, एसेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स, डायस्टीरियोमर्स, इनकी डेफिनेशन बताओगे। 4 डेफिनेशन है, जिनके 4 से कम होगी डेफिनेशन उनका जवाब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अब देखो इसमें हमें क्या पता लग रहा है कि ये जो है ये मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है एक दूसरे के साथ, और जो PMR स्पेक्ट्रम आएगा वो भी इन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता मिरर इमेज में। यानी चाहे हम यहाँ पर ये Z जो है हमारा H से ही सब्सटीट्यूट किया है सिर्फ डिफरेंस बताने के लिए, तो चाहे ये यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, तो ये केमिकली यहाँ पर इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता PMR स्पेक्ट्रम में, क्योंकि ये क्या है, मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, जो इथाइल क्लोराइड है उसमें कैसे आपके कितने टाइप के प्रोटॉन्स हैं, 2 काइंड के प्रोटॉन्स हैं, और ये हमें किससे पता लग रहा है, PMR स्पेक्ट्रम से पता लग रहा है। इसीलिए इसके क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्नल हैं आपके पास। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। अब 2 सिग्नल किसके आपके, एक तो ये इक्विवेलेंट वाले का हो गया और एक इन दोनों का हो गया आपका। अब देखिए इनमें क्या आता है आगे, अब ये देखिए ये यहाँ पर जो है ये वाला जो आपका है, एक तो सिग्नल इसका आएगा क्योंकि इक्विवेलेंट इन्वायरमेंट में है। अब इन दोनों प्रोटॉन्स की अगर हम बात करें तो ये कैसे होंगे इक्वल, अब इनका भी इन्वायरमेंट देखो, इसके साइड में यहाँ पर भी H होगा। ठीक है, इसको खोल दो तो आपका कैसे आएगा, ये वाला मोलिक्यूल इस तरीके से आएगा। तो ये देखो यहाँ पर इसके साइड में भी H है और इसके साइड में क्या है, क्लोरीन है, इसके साइड में भी H और इसके साइड में भी क्लोरीन है। तो इन दोनों का आपस में क्या हो गया, इन्वायरमेंट सेम हो गया। ठीक है, इन दोनों का आपस में क्या हो गया, इन्वायरमेंट सेम हो गया, तो ये दोनों सेम सिग्नल देंगे। इनका नहीं आएगा सिग्नल कहीं, इनका सोचो प्रोटॉन का आएगा सिग्नल, ये चीज़ भी ध्यान रखना, कहीं करते करते यही भूल जाओ कि सिग्नल किसका आएगा। यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या आपके ये 3 है, अब इसके साइड में भी H है, इसके साइड में भी H है, इस H को देख लो इसके साइड में भी H है, इसके साइड में भी H है, इस H को देख लो इसके साइड में भी H है, इसके साइड में भी H है। तो ये क्या हो गया, ये तीनों सेम इन्वायरमेंट में है। पर इन दोनों की अगर बात कर रहे हैं तो ये क्या है आपके, इसके साइड में भी H है, इसके साइड में Cl है, और इस वाले की बात करो तो इसके साइड में भी H है, सेम इस वाले की तरह इसके साइड में Cl है। तो ये दोनों क्या देंगे, आपस में सेम सिग्नल देंगे। इनको करने का एक और तरीका है सिग्नल को बताने का, वो देख लो, इनको नंबर दे दो। इस तरीके से मान लो आपने नंबर दे दिए, अब इसको लिखोगे कैसे, अब ये देख लो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख लो कि मान लो H1 की बात कर रहे हैं, तो H1 के साइड में कौन कौन से हैं, H2 और H3। अब H2 की बात करो तो उस पर क्या होगा, H1 और H3 है उसके साइड में। ठीक है, 2 की साइड में क्या है, H4 और H1, H4 और H1 है। अब H3 की बात करो, 3 के साइड में कौन है, 1 और 5, 1 and 5। अब इन दोनों की बात करो तो इनमें क्या आएगा, H4 की साइड में क्या है, एक तो H2 है और एक क्या है, Cl, H2 और Cl। अब यहाँ पर लिख लो एक और, H5 का क्या आएगा, इसके साइड में है H3 और Cl, ये क्या है H3 और Cl।
अब इनको क्या करो, यहाँ पर ये 2 मिनट के लिए नंबर भूल जाओ, नंबर भूल जाओ। तो इसका मतलब क्या है कि ये देखो, ये तीनों जो आपके H है, H1 H2 H3, इनके साइड में क्या है, हाइड्रोजन ही तो है, सिर्फ नंबर अलग है। और अभी हमने ये वाला टॉपिक किया तो इसमें क्या किया, ये चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ये दोनों के दोनों सेम मिरर इमेज है जिनका सेम ही सिग्नल आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी देख लो, ये क्या हो गए, जब इसके पास भी H है, इसके पास भी H है, ये भी H, ये भी H, ये भी H, ये भी H, इन तीनों के पास ही क्या है, H है, तो ये क्या देंगे, आपका सेम सिग्नल देंगे आपका। अब इन दोनों की कंडीशन देखो, H4 के पास क्या है, H2 है और एक साइड में Cl है, H5 के पास भी क्या, H3 है और क्या है, Cl। अब इनके नंबर भूल जाओ। अब नंबर भूलने के बाद आपको क्या पता लगा, एक H और एक क्लोरीन है, एक H और एक क्लोरीन है, दोनों के पास क्या है, सेम ही तो है, ठीक है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, और H5 के पास भी एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, तो इन दोनों का आपस में इक्विवेलेंट है। अब एक सेम तो इनका आ गया और अब एक सेम इनका आ गया, तो नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो गए, 2 ही तो हो गए, एक ये और दूसरा ये। तो ये इथाइलिन का आपका इथाइलिन क्लोराइड का जो सिग्नल, नंबर ऑफ सिग्नल आता है वो क्या आता है, 2 आता है। ये बेटा इस तरीके से आपको देखने हैं आगे, तो ये यहाँ पर बताया गया है आपको इस तरीके से। अब एक इसमें छोटा सा एक और आता है, वो आता है डायस्टीरियो टॉपिक आता है। ये वाला केस आता है आपकी बुक में भी है, ये वाला केस मैं दिखा देती हूँ खोल के। इसको एक बार आप खुद देखोगे कि इसके सिग्नल कैसे आते हैं, बस एक छोटा सा ही होमवर्क है, ज़्यादा नहीं है। मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ इसका। ये रहा आपका ये वाला 1/6 पेज पे, ये वाला आपका जो है, आप इसको देखोगे। एक आपका ये हो गया इक्विवेलेंट प्रोटॉन का, चलो थोड़ा सा बता देती हूँ। एक तो आपका ये हो गया इक्विवेलेंट प्रोटॉन का, क्योंकि इनके साइड में क्या है, HH भी है आपके, ठीक है, तो इनका क्या आएगा, एक आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये और ये क्या है, अलग है, क्योंकि इसके साइड में क्या है, मिथाइल है, और इसके साइड में क्या है, H है। अब इस H की बात करो, इसके साइड में H है और इसके साइड में ब्रोमीन है, तो दोनों अलग अलग हो गए ना, क्योंकि दोनों के पास क्या है, इसके पास तो ब्रोमीन आ रहा है और इसके पास क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, तो दोनों का एनवायरनमेंट क्या हो गया, अलग हो गया। एक तो इन सब का हो गया। मिथाइल के जो आपके प्रोटॉन्स आएंगे वो आपके हमेशा ये चीज़ याद रखें कि इक्विवेलेंट ही होंगे। मिथाइल के जो प्रोटॉन्स होंगे आपके, ये क्या होंगे, इक्विवेलेंट ही होंगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और ये वाले आपके क्या होंगे, अब बस इनके साइड में देख लो, HB की अगर बात करूं तो इसके साइड में क्या है, HC और CH3। अब HC की बात करो तो इसके साइड में क्या है, HB और एक Br। ये दोनों तो सेम नहीं है, इसके पास तो मिथाइल है और इसके पास क्या है, ब्रोमीन है, तो ये दोनों आपस में सिमिलर हो नहीं सकते, तो ये अलग सिग्नल देगा, ये अलग सिग्नल देगा। और CH3 के जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है, ये तो हमने बता ही दिया कि इनका इन्वायरमेंट सेम है तीनों का, अभी मैंने पिछले उसमें बताया था कि कैसे है, वो देख लेना। तो इनका क्या आएगा, आपका एक सिग्नल आएगा। तो यहाँ पर कितने आ गए, नंबर ऑफ सिग्नल कितने आ गए आपके, 3 आ गए हैं आपके। ये चीज़ आपको देखनी आनी चाहिए। वैसे ये एग्जाम्पल आपके खुद के लिए था, बट मैंने करवा दिया आपको। फिर भी आपके बुक में ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं यहाँ पर। बेटा जैसे जैसे आपको साथ साथ बता रही हूँ ना, इसको अच्छे से कर लो, वरना समझ में नहीं आने का ये बाद में जब अगर आप करोगे। तो अभी जो मैंने आपको बताया ना कि नंबर ऑफ सिग्नल कैसे देखने हैं, यहाँ पर आपके बुक में काफ़ी एग्जाम्पल दिए गए हैं PMR स्पेक्ट्रा के। यहाँ पर ये देखो, ये काफ़ी सारे दिए गए हैं, इनको आप एक बार करके देखेंगे, इनके यहाँ पर सोल्यूशन भी दिए गए हैं। तो एक बार इनको ट्राई करोगे आप, आपको ट्राई करने हैं यहाँ तक। जो आपका ये वाला एग्जाम्पल है, ये भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। वैसे तो ये बहुत काफ़ी मुश्किल एग्जाम्पल है, इसको मैंने आपको रटवाना है बहुत अच्छे तरीके से, तो मैं इसको खुद से करवाऊंगी आपको। एक बार मे भी शायद मैं क्लास में करवा दूँ इसको कल, तो थोड़ा अटेंटिव रहना, मैं क्लास के वक्त बताऊंगी। ये दो एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये एग्ज़ाम में आ जाते हैं। वैसे तो नंबर ऑफ सिग्नल वाला कोई भी आ सकता है, पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिफरेंट है इनसे, तो इनको मैं आपको खुद बताऊंगी। वैसे तो वही वाले तरीके से अगर आप करोगे ना, तो ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा। जो मैंने आपको तरीका ये वाला बताया है ना, इस तरीके से एक बार इसको करके देखना ज़रा, तो वो निकल भी जाएंगे आपके। बट इनकेस फिर भी कंफ्यूजन होती है तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको किस तरीके से निकालने हैं इसके सिग्नल। थोड़ा सा
साइक्लोप्रोपेन में आती है प्रॉब्लम बच्चों को। कोई बात नहीं, जैसे आप प्रैक्टिकल्स के लिए भी आना स्टार्ट होगे तो भी मैंने आपको ये करवाना ही करवाना है, ठीक है। तो अच्छा है कि आप और आओगे तो मैं आपको ये क्लास में बड़े अच्छे से समझा पाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, इसके बाद के टॉपिक्स बाद में स्टार्ट करवाएंगे। बट आप ये जिसमें आपके ये पूछे गए हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग, ये आपको करने हैं, ये आपसे पूछे जाएंगे, ये आपसे करवाए जाएंगे। बेहतर होगा साथ साथ कर लो तो आपके पास काम इकट्ठा नहीं होगा, क्योंकि ये बाद में नहीं समझ में आएंगे, आगे बहुत ज़्यादा इलेबोरेट होएगा और मुश्किल ही होता जाएगा। डे बाय डे जो आपको ऑर्गेनिक का एनएमआर का चैप्टर है, ये डे बाय डे मुश्किल होता जाएगा। बट अगर आप मेरे साथ करते गए तो आपको मुश्किल नहीं रहेगा, ना मैं रहने दूंगी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत अच्छे से मैं आपको समझा सकती हूँ, मुझे पता है, बट आप समझने वाले होने चाहिए। तो बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू वेरी मच। सिग्नल निकालना सीख लो अभी के लिए बस। बुक में जितने एग्जाम्पल आपको मिलते हैं ना कि सिग्नल निकालो, हाउ मेनी सिग्नल्स आर देयर इन दिस मॉलिक्यूल कंपाउंड, जो भी है वो उनके निकाल के देखो और उनको सर्कल कर लो जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, और वो फिर मेरे से पूछना, मैं आपको बताऊंगी। तो ठीक है, टेक केयर।